नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय बीए फाइनल ईयर वालों के लिए आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसके पेपर 6 अगस्त को है या 2026 के अंदर, जनवरी या फरवरी के अंदर या जुलाई के अंदर है। आधुनिक विश्व का इतिहास SI06 हमारा कोड है और इसका आज हम मॉडल पेपर देखेंगे। ऐसा ही आएगा इतिहास का पेपर। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, ये ओनली फॉर पेपर बीए फाइनल ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चन है बीए फाइनल ईयर वालों के लिए, और हमारा सब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और ये हो जाएगा 1453 से लेकर 1950 AD तक। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये देखिए, एक मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं इस टॉपिक पे, और बाकी उसके अंदर जितने भी टॉपिक थे कवर की थी, जो पीछे टॉपिक रह गए थे तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सारे के सारे आप पहला वीडियो वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिए और यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक हमारा रहेगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति 1799 में फ्रांस में घटित एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आंदोलन था, जिससे राजा लुईस 16वें, कौन से मैंने हाईलाइट कर रखा अलग से, लुईस 16वें के निरंकुश शासन, कैसा शासन था? निरंकुश शासन को समाप्त कर लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों की स्थापना की। इस क्रांति ने यूरोप सहित संपूर्ण विश्व के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर। और कौन सा राजा था? लुईस 16वें। निरंकुश शासन को समाप्त करना और उसकी जगह स्वतंत्र देश की घोषणा करना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो मुख्य कारण कौन से देख लेते हैं। 1 नंबर पे हमारा कारण हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, और 2 नंबर पे हमारा कारण हो जाएगा आर्थिक असमानता, और 3 नंबर पे हमारा कारण हो जाएगा समाज में 3 वर्गों की असंतुलित व्यवस्था भारी कर बोझ करना, और 4 नंबर पे हमारी जो दास्ता हो जाएगी दार्शनिकों जैसे रूसो या वॉल्टेयर के विचार। एक क्वेश्चन 2 नंबर पे, और एक फ्रांस स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा, इन सभी ने क्रांति को प्रेरित किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लें। फ्रांसीसी क्रांति को, फ्रांसीसी समाज को क्रांति से पूर्व किन वर्गों में बांटा गया था? तो फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। प्रथम वर्ग कौन सा था? पादरी। द्वितीय वर्ग था सामंत वर्ग, और तृतीय वर्ग था किसान, व्यापारी या श्रमिक आदि। देखो सबसे पहले 3 वर्गों के अंदर बांटा है। प्रथम वर्ग कौन था? पादरी, और द्वितीय वर्ग था सामंत वर्ग, और तृतीय वर्ग था वो किसान, व्यापारी, श्रमिक आदि थे। और प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि तृतीय वर्ग को करों का भार व इससे असंतोष फैला। इस जो क्लास की PDF है, आप PDF जो इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। तो इसकी मैं जो लिंक है टेलीग्राम की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आया कि लुईस 16वें का शासन किस प्रकार का क्रांति का कारण बना था? लुई 16वें, कौन सा राजा था? लुई 16वें। तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस 16वें का शासन निरंकुश और अपारदर्शी था। उसने अधिक खर्च कर व्यवस्था द्वारा आम जनता पर भारी बोझ डाला। वित्तीय संकट से उबरने के लिए उसने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, जिसे जनता की राजनीतिक चेतना जगी और विद्रोह का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल असेंबली की भूमिका क्या थी? नेशनल असेंबली की भूमिका क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1789 में तृतीय वर्ग ने अपने को नेशनल असेंबली घोषित किया। तृतीय वर्ग कौन सा? किसान वर्ग। नेशनल असेंबली घोषित किया और फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने के लिए संकल्प लिया। यह असेंबली क्रांति की केंद्रीय शक्ति बन गई, जिसे सामंती विशेषाधिकार समाप्त किए गए और मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी। कब की थी? 1789 में। कौन सी क्रांति थी? फ्रांसीसी क्रांति। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और इस क्लास की PDF वहाँ से प्राप्त कर लें। बास्तिल किले पर आक्रमण का क्या महत्व था? बास्तिल किले पर आक्रमण का क्या महत्व था? तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित बास्तिल किले पर आक्रमण किया था। ये घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? बास्तिल किले से। कौन सा किले से मानी जाती है? बास्तिल किले से। कब मनाई जाती है? 14 जुलाई 1789 के अंदर, ठीक है। तो मानी जाती है प्रतीक बनी दमनकारी राजतंत्र के अंत की, और ये
दिन आज भी फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी। मानव अधिकारों की उद्घोषणा क्या थी? मानव अधिकारों की उद्घोषणा क्या थी? तो 1789 में नेशनल असेंबली ने मानवाधिकारों, कौन से मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा जारी की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को मौलिक माना गया। ये आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला बनी। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 अपना। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या थे? तो क्रांति के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था समाप्त हुई, कर प्रणाली में सुधार हुआ, कृषि सुधार हुए और भूमि किसानों को दी गई और व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन मिला, जिससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हर टॉपिक 10 क्वेश्चन लेंगे और सारे के सारे टॉपिक होना इसके अंदर कवर कर लेंगे, जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, और जितने भी टॉपिक पहले हुए वो फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देख लेना। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्रांति ने समस्त यूरोप में लोकतंत्र, राष्ट्रीयता के बीज बोए, कई देशों में सामंतवाद का विरोध हुआ, संविधान की मांग तेज हुई। यह क्रांति विश्व की स्वतंत्रता संग्रामों की प्रेरणा बनी और आधुनिक राजनीति को नई दिशा मिली। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक प्रभाव क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक प्रभाव क्या थे? सामाजिक दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति ने वर्ग भेद को समाप्त किया, जैसे कि जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया था और वहाँ के जो मतलब एक समानता का अधिकार लाया गया। तो सामाजिक दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति में वर्ग भेद को समाप्त किया और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। क्या चीज़? सब लोगों को एक ही भावना से देखना। और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की समाप्त हुई। अगर कोई बड़ा राजा तो उसके पास विशेषाधिकार थे, वो सबसे बड़ा होगा, वो निशा होगा, तो उसकी सत्ता समाप्त हुई। और नागरिक अधिकारों को मान्यता मिली, नागरिकों को अधिकार दिए गए और ये सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम था। अब खंड सी के अंदर देख लेते हैं अपना टॉपिक हमारा युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और गुप्त सैन्य समझौते, साम्राज्यवाद और बाल्कन संकट प्रमुख थे। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की त्रिकूट संधि, ट्रिपल इंटेंडेंट तथा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और इटली की त्रिकूट संधि, ट्रिपल अलायंस ने यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया गया। और 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की युद्ध की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन 2। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ से युद्ध, मतलब ये क्वेश्चन आता है ना कि अपने 1914 से लेकर 1918, तो युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो 28 जून 1914 को साराजेवो नगर में, कौन सा नगर है? साराजेवो नगर में ऑस्ट्रेलिया के युवराज, क्या नाम उसका? फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई और सर्ब क्रांतिकारी गवरीलो की प्रिंसेस ने। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे एक एक कर संधियों के कारण अनेक देश युद्ध में कूद पड़े और ये एक विश्वव्यापी युद्ध बन गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन 3। ट्रिपल अलायंस क्या था? ट्रिपल अलायंस मतलब 3 त्रिसंधि। तो ट्रिपल अलायंस 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली के मध्य एक सैन्य समझौता था, गठबंधन था। इसका उद्देश्य फ्रांस की शक्ति को संतुलित करना, फ्रांस की मतलब इस देश को कंट्रोल करना और एक दूसरे को सैन्य सहायता देना चाहते थे। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों को नींव डाली। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, ट्रिपल एंटेंट क्या था? ट्रिपल एंटेंट क्या था? तो ट्रिपल एंटेंट एक सैन्य गठबंधन था जो कि 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, कब? 1907 के अंदर, कब? 1907 इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच बना। इसका उद्देश्य था कि जर्मनी और उस सहयोगियों के प्रभाव को संतुलित करना और ये गठबंधन प्रथम विश्व युद्ध के में मित्र राष्ट्रों की आधारशिला बनी थी। एक आपने देखा था ट्रिपल अलायंस, वो था कि फ्रांस की शक्तियों को सीमित करना, उनको रोकना, उनकी गठबंधन को सही ढंग से चलाना। तो अब ये है ट्रिपल एंटेंट, ये किसके बीच बनती हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच बना, जिससे कि जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को संतुलित रखना। तो कंटेंट बनाए बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसलिए वीडियो को आप लाइक एक जरूर कर लें।
अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त प्रमुख हथियार कौन से थे? प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में कई आधुनिक हथियारों का प्रयोग हुआ, जिसमें मशीन गन, कौन सी गन? मशीन गन, टैंक, तोप आदि, जहाज, पनडुब्बी, रासायनिक गैसें जैसे कि क्लोरीन और मस्टर्ड गैस और हवाई जहाज प्रमुख थे। इस युद्ध में तकनीकी दृष्टि से नए आयाम जुड़े गए। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अमेरिका विश्व युद्ध में कब और क्यों शामिल हुआ? अमेरिका के जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था वो क्यों और कब हुआ था? तो अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। गुट दो थे, वो गुट दो कौन से? एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुव राष्ट्र। ये दोनों गुट बट गए थे और अमेरिका था इसके अंदर मित्र राष्ट्र के अंदर। कौन से राष्ट्र के अंदर? मित्र राष्ट्र के अंदर। कारण था कि जर्मनी की पनडुब्बियों द्वारा अमेरिका व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए गए। जिम्मेरमैन टेलीग्राम की घटना, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका के विरुद्ध उकसाया था। किसने? मेक्सिको ने जर्मनी के विरुद्ध उकसाया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? अब शुरुआत होगी तो अंत कैसे हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ था, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने किया था? जर्मनी ने। और इसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। 1919 में वर्साई की संधि, ध्यान रहे वर्साई की संधि 1919 को, जिसमें जर्मनी को दोषी ठहराया गया और उस पर कठोर शर्तें और लागू कर दी गई। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और क्लास की PDF वहाँ से डाउनलोड कर लें। वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो वर्साई की संधि हुई थी, मैंने आपको भी बताया था 1919 के अंदर। वर्साई की संधि 1919 को जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायी माना गया। उसके उपनिवेश कुछ भूभाग छीने गए, सेना सीमित कर दी गई और भारी युद्ध जर्मना लगाया गया और राइलैंड को निशस्त्रीकरण क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रथम विश्व युद्ध के मानव संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध के मानव संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए थे, लाखों लोग घायल हो गए, महिलाओं कारखानों और अस्पतालों में काम करना पड़ा था। युद्ध में सामाजिक संरचना को गहरा धक्का पहुंचाया और लाखों लोगों की जीवन शैली प्रभावित हुई। किससे? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? ये क्वेश्चन आपके अति लघुरात में आ सकता है। 1914 से लेकर 1918 तक, याद है? अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अपना। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या थे? तो युद्ध से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था सरमरा गई, भारी युद्ध खर्च हुआ था, ऋण आ गया, कर्ज आ गया, अर्जना से अर्थव्यवस्था टूट गई। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों में महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति उभरा। सबसे अमीर आर्थिक महाशक्ति देश कौन सा है वर्तमान में भी? तो हो जाएगा अमेरिका। अब क्वेश्चन हमारा अगला टॉपिक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अपन। तो रूसी क्रांति क्या थी? रूसी क्रांति क्या थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में घटी थी, एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें जार शासन को उखाड़ फेंका था। जार शासन को उखाड़ फेंका गया और समाजवादी शासन, मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र स्थापना हुई। रूस क्रांति ने रूस में बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में लाया था। बोल्शेविक पार्टी कौन सी थी? बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में लाया था। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रमुख कारण कौन से थे? जार निकोलस द्वितीय, मैंने अभी आपको बताया था, जार निकोलस द्वितीय मुख्य कारण थे। जार निकोलस द्वितीय निरंकुश शासन, प्रथम विश्व से उत्पन्न आर्थिक संकट, किसान और मजदूरों की दुर्दशा तथा बोल्शेविक समझौता का नेतृत्व इसके प्रमुख कारण थे रूसी क्रांति होने के। कौन था? कि जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन, मतलब ये लोगों के साथ अत्याचार करता था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और प्रथम विश्व युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे कि किसान और मजदूरों की दुर्दशा होगी और रूसी क्रांति भी होगी और तथा बोल्शेविक का नेतृत्व का के कारण रूस की क्रांति हो गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। फरवरी क्रांति क्या थी? फरवरी क्रांति क्या थी? तो फरवरी 1917 में रूस की राजधानी पीटर्सबर्ग में जन विद्रोह हुआ था, जिससे जार निकोलस द्वितीय को पद से त्याग देना पड़ा और अस्थायी सरकार का गठन हुआ और इसे फरवरी क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति क्या थी? तो अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार को हटाकर सोवियत शासन स्थापित किया। इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। लेनिन कौन था? लेनिन तो व्लादिमीर इलियच लेनिन रूसी क्रांति का महान नेता था। कौन सा नेता था? रूसी क्रांति का नेता कौन है?
व्लादिमीर इलियच लेनिन रूसी क्रांति का महान नेता था और बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे। इन्होंने समाजवाद को व्यवहार में लागू किया और सोवियत रूस की नींव रखी थी। किसने रखी थी? व्लादिमीर इलियच लेनिन रूसी ने। किसकी नींव रखी थी? सोवियत संघ रूस की। ठीक है। बोल्शेविक पार्टी क्या थी? बोल्शेविक पार्टी एक मार्क्सवादी पार्टी थी। कैसी थी? मार्क्सवादी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी थी जिसका नेतृत्व लेनिन करते थे। इसने अक्टूबर क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्त किया। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रूसी क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा था? तो इस क्रांति से दुनिया में समाजवाद के विचारों का प्रसार हुआ और कई देशों में श्रमिक आंदोलन तेज हुए और पूंजीवाद को चुनौती मिली। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूसी क्रांति के आर्थिक परिणाम क्या थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परिणाम वाले अंतर वाले क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभार। तो रूसी क्रांति के आर्थिक परिणाम क्या थे? तो पूंजीवाद वर्ग का उन्मूलन हुआ, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा सामाजिक हितों की शुरुआत हुई। इससे कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, क्या रूसी क्रांति सफल रही थी? हाँ, ये क्रांति सफल रही क्योंकि इसमें ज़ारशाही का अंत हो गया था, मजदूरों किसानों को अधिकार दे दिए गए और समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, रूसी क्रांति के बाद रूस का नया नाम क्या पड़ा था? तो रूस का नया नाम पड़ा था सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, जिसका नाम है USSR, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, जार निकोलस द्वितीय की भूमिका रूसी क्रांति में कैसी रही थी? जार निकोलस द्वितीय का रूस का अंतिम सम्राट था, जिसका निर्गुण शासन, जनता की परेशानियों के प्रति उदासीनता और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के निर्णय ने रूस की क्रांति और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बिगाड़ दिया। जार की असफल नेतृत्व शैली ने जनता में असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे कि फरवरी 1917 में विद्रोह हुआ और इससे गद्दी छोड़ने पर इसकी नीतियाँ ही रूसी क्रांति का प्रमुख कारण बनी। आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाह सकते हो, ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ से इंस्टाग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, रूसी समाज में किन वर्गों में क्रांति लाई गई थी? रूसी समाज में किन वर्गों में क्रांति में भाग लिया था? तो रूसी समाज में किसान, मजदूर, सैनिक, बुद्धिजीवी वर्ग और वामपंथी राजनीतिक दलों ने सक्रिय भाग लिया और किसानों की भूमि की आशा थी कि मजदूरों को अधिकार और बेहतर जीवन की, और सैनिक युद्ध से थक चुके थे और लेनिन के शांति, रोटी और भूमि के बारे नारे से इन वर्गों को आकर्षित किया और ये सभी वर्ग ज़ारशाही और पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ हो गए थे। अब क्वेश्चन 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन देख लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति के बाद राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए थे? रूसी क्रांति के बाद ज़ारशाही और पूंजीवादी शासन का अंत हो गया था। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी आधारवादी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वसत्ता बन गई थी, जिसने मजदूरों और किसानों के नाम पर शासन किया और ये लोकतंत्र समाप्त हो गया और राज्य का केंद्रीकरण हो गया। क्रांति के बाद रूस में भूमि अर्थव्यवस्था क्या बदलाव आए थे? क्रांति के बाद भूमि अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया था? क्रांति के बाद जमीन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बड़े जमींदारों की जमीनें जब्त की गई थी और किसानों को वितरित की गई। बाद में स्टालिन और अधीन सामूहिक खेती की व्यवस्था शुरू की, जिससे किसान अब सरकारी नियंत्रण में सार्वभौमिक कार्यों में फार्म करने लगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें और क्लास की वहाँ जो PDF है वहाँ से प्राप्त कर लें। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आप ये क्वेश्चन आप देख लेना, मैं आगे आपको अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा टॉपिक है फासीवाद और नाजीवाद, फैसिलिज्म और नेजिलिज्म पर आधारित हम 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न 80 से 100 शब्दों में होंगे। तो फासीवाद क्या है? फासीवाद एक तानाशाही राजनीतिक विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी? इटली के अंदर। और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय गौरव और सैन्य शक्ति के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, जिसमें लोकतंत्र, समाजवाद और स्वतंत्रता का विरोध किया गया। और मुसोलिनी इसका प्रमुख नेता था। किसका था? इसका फासीवाद का। फासीवाद की तानाशाही राजनीति का विचारधारा था। ठीक है। तो नाजीवाद क्या है? ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं अति लघुरात्मक में। तो नाजीवाद जर्मनी में हिटलर द्वारा स्थापित एक कट्टर राष्ट्रवादी थी, जिसमें आर्य जाति को श्रेष्ठ माना गया और यहूदियों को हीन व दुश्मन बताया गया। ये अधिनायकवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवाद पर आधारित थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर, फांसीवाद की स्थापना किसने की थी? फांसीवाद की स्थापना, तो फांसीवाद की स्थापना 1919 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में की थी। इसके प्रथम विश्व युद्ध बाद देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में उत्पन्न असंतोष के लिए जमीन तैयार की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? नाजी पार्टी की स्थापना, तो नाजी पार्टी की स्थापना जिसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स
पार्टी NSDAP कहा जाता है कि स्थापना 1919 में थी और हिटलर 1921 में इसका नेता बना था। कौन? हिटलर, जो देश और दुनिया को जीतना चला था। इसका उद्देश्य था कि जर्मनी को पुनः शक्तिशाली बनाना। फांसीवाद की विशेषता क्या थी? फांसीवाद की तानाशाही शासन, राष्ट्रवाद है, युद्ध प्रियता है, व्यक्तिगत विरोध है, लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध करना है, सैन्य विस्तार की नीति को रोकना। ठीक है। अब नाजीवाद की प्रमुख विशेषता इसकी विशेषता है कि नस्लीय छात्रता का सिद्धांत है, यहूदी विरोध है, तानाशाही शासन है, राष्ट्रवाद और युद्ध प्रियता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध है, हिटलर की पूजा की जाती थी। अब देखो कैसे हम क्वेश्चन आ सकता है अगर आए तो आपके नाजीवाद और फांसीवाद में क्या अंतर है, ये इसके अंतर पूछ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना थोड़ा। फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे? इटली में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता का मोह भंग फांसीवाद के कारण बने थे। मुसोलिनी ने एक सशक्त राष्ट्र की आशा के रूप में प्रयुक्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे? तो जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार और वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता में नाजीवाद को जन्म दिया था। हिटलर ने समस्याओं का समाधान करते हुए एक वादा भी किया था। तो फांसीवाद का नेता कौन हो जाएगा अपने? बेनिटो मुसोलिनी था, जो 1992 इटली का प्रधानमंत्री बना था। हिटलर ने नाजी विचार तो कैसे अपनाया था? अब देखो हमारा अगला टॉपिक रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले देख लें अपना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध ये होता 1939 से लेकर 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब और क्यों प्रारंभ हुआ? इसके क्या रीजन थे, क्यों प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। तब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। किसने खिलाफ? जर्मनी ने के खिलाफ किसने की थी? ब्रिटेन और फ्रांस ने। और इसका प्रमुख कारण थी कि जर्मनी विस्तारवाद और वर्साई संधि की कठोर और समाजवादी नीतियाँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण हो जाएंगे, देख लेते हैं उनके कारण क्या थे। वर्साई की संधि की कठोरता, हिटलर की विस्तारवादी नीति, फांसीवाद और नाजीवाद का उद्देश्य, राष्ट्र संघ की विफलता। क्या कारण इसके? वर्साई की संधि का कठोरता, हिटलर की विस्तारवादी नीति, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हो गया था, और राष्ट्रवाद की विफलता। इसकी विफलता? राष्ट्रवाद की विफलता। ठीक है। अब इसका 7 नंबर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक मंदी और सामाजिक सुरक्षा की विफलता। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। कितने देश हो जाएंगे इसके अंदर? 4 देश। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। ब्रिटेन, BF फ्रांस, अमेरिका और सोवियत, BFAS। ठीक है। अब धुरी राष्ट्र में कौन हो जाएगा? जर्मनी, इटली, जापान, JJI। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में तब शामिल हुआ था 1917 के अंदर, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर किए गए आक्रमण के बाद युद्ध में ये शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध सब कब और ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं इतना ज़्यादा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़े थे? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़े थे? तो 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, आर्थिक दबाई हुई थी, साम्राज्यवाद का अंत हो गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं UNO, वाशिंगटन DC, अमेरिका। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना और क्लास की PDF वहीं से प्राप्त कर लें। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं अपन। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, अपना एक टॉपिक लगता है UNO BA 3rd ईयर के अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की थी? मैंने अभी आपको बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की थी? 26 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्योंकि इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, और भविष्य में युद्ध की संभावना को रोकना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर UNO का संविधान है, जिसे सभी जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 देशों ने अपनाया था। इस संगठन के उद्देश्य और ढांचे को कार्यों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं कौन सी है? इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन सी देख लेते हैं अपन। 1 नंबर में संस्था हो जाएगी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सचिवालय। ये संस्थाएं कौन सी है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सचिवालय। और 5 नंबर पर हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल तो 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी सदस्य कौन है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और जबकि 6 अस्थायी सदस्य होते हैं। महासभा 2 वर्षों के लिए चुनी जाती है। सुरक्षा परिषद के सदस्य किस विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो इसकी ये सबसे पहले वीटो का अधिकार करते हैं। जब भारत भी अगर चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो चीन क्या करता है, सबसे उनके पास एक शक्ति है कि वीटो का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास वीटो है, मतलब वो एक स्थायी सदस्य वाला देश है। और क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं, महासभा की भूमिका क्या थी। तो महासभा की संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का निकाय है और जिसमें सभी सदस्य देश समान मताधिकार के साथ भाग लेते हैं। ये बजट, शांति, निकास और सदस्यता पर निर्भर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या, मैंने अभी आपको बताया न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल था कि विश्व शांति बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। और अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएनओ की प्रमुख उपलब्धियों में क्या शामिल था। यूएनओ ने शांति स्थापना करने हेतु मानव अधिकारों की रक्षा, शरणार्थियों की सहायता, स्वास्थ्य, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएसको गरीब उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब क्वेश्चन नंबर है, अब अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इटली क्यों विभाजित हुआ, क्या कारण थे इसके। तो अब देख लेते इटली क्यों अलग है, आगे इसके क्या रीजन रहे जो इसको अलग होना पड़ा। तो 19वीं सदी में शुरुआत में इटली अनेक राजतंत्र राज्यों में विभाजित था, जैसे पेडमोंट, सार्डिनिया, दोसिटस राज्य, दोनों सिसिलिया, हरित देश जो कि इसका नाम था तेस्की राज्य, वेंटोवो, पापा राज्य आदि। इसमें विदेशी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया, फ्रांस और प्रभावशाली थी। राजनीतिक विभाजन और भाषा और आर्थिक अंतर से राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 थे, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से 1815 से पुनर्विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन वास्तविक गति 1848-1859 के बीच हुई थी। पेडमोंट, सार्डिनिया के नेतृत्व में क्वेवुर, गैरिबाल्डी और वेक्टर एमनुएल द्वितीय जैसे नेताओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब क्वेश्चन नंबर, गैरिबाल्डी का योगदान क्या था। यह आप क्वेश्चन, क्वेवुर कौन थे, क्वेवुर क्विंटेट का क्वेवुर थे जिसमें पेडमोंट, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री और एक कुशल राजनीतिक थे। अब यह क्वेश्चन सारे के सारे पीडी में देख लेना, तो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो बता दूंगा, ठीक है। इटली के एकीकरण के प्रमुख कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले थे, ये स्रोत है इसके। जर्मनी का एकीकरण कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था 1871 में। इसका जो संचालक था ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। ये जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी एकीकरण से पहले कौन जर्मन राज्य स्वतंत्र था, ये क्वेश्चन आप सारे के सारे पीडीएफ में देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस क्लास की जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को आप लाइक कर लेना, चैनल कर देना। जय हिंद, जय भारत।